सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों, आत्मवंदन। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान, यह उसका सत्र 43वां है जो कि मार्च 24 1981 को रिकॉर्ड किया गया। दोहराया जाता है, इस किताब द्वारा दी गई समस्त जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन सभी के लिए पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि कोई इस एक के कानून किताब को अपनी भाषा में दूसरों से साझा करना चाहे या अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रोम हमेशा कहते हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। इससे पहले कि हम संवाद करें, क्या हम कालरा के भौतिक शरीर को छुए बिना उस वस्तु को ठीक से रखने का अनुरोध कर सकते हैं जो कालरा के सर पे दबाव डाल रही है, यह हमारे संपर्क में कुछ बाधा डाल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस भी तरह से उसका कनेक्शन बना हुआ था, तो कालरा के यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज आ रही थी जिसके कारण संपर्क में दिक्कत आ रही थी। तो रो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, तो डॉन बोलते हैं वह तकिया है या कुछ और है। क्या आप गर्दन के नीचे रखे तकिए की बात कर रहे हैं? रॉ, सिर के ऊपरी भाग में कुछ है जो बाधा दे रही है। डॉन, यह है। डॉन कालरा के सिर से 3 इंच ऊपर जो चादर है उसकी तह को पाता है, मतलब सलवटे करा हुआ वह चादर वहां पर था और उसे सपाट कर देता है। तो चादर के ऊपर जो सलवटें थी उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि रूट ऑफ द माइंड में इंफॉर्मेशन जा रही है और चादर होने के कारण उसमें व्यवधान हो रहा था। रॉ कहते हैं हाँ यह सही है, कृपया सर के ऊपरी भाग से इसकी दूरी को बढ़ा दें। डॉन कहते हैं क्या यह संतोषजनक है, क्योंकि अब डॉन ने वहां पर उसको चिकना कर दिया था। रॉ कहते हैं हाँ। डॉन, मुझे खेद है कि हम इस पर ध्यान नहीं दे सके। रॉ, अब हम संवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉन कहते हैं मैं पिछले सत्र में बाकी बचे अंतिम सवाल को लेने का प्रयास करूंगा, अगर आप उसका उत्तर दे सकें। मुझे नहीं पता कि इसका कोई महत्व है या नहीं, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि मवेशियों, गायों और भैंसों के जिस कटे हुए अंग को हटाया जाता, वो हिस्से एक बार एक जैसे होते हैं, हर बार एक जैसे होते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या वह ऊर्जा केंद्रों से संबंधित था। यदि ऐसा था तो वे क्यों महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, यहाँ पे डॉन ऐसा पूछ रहे हैं
कि जो एनिमल्स होते थे, उनके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, जैसे गाय हैं या और भी जो पेट एनिमल्स होते थे, उनके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उनको काटा जा रहा था रात में। इसे कैटल न्यूट्रिलेशन बोलते हैं। पर यह कौन काट रहा था, यह पता नहीं था। तो इस बारे में डॉन का प्रश्न है। रॉ कहते हैं यह मूल रूप से सही है यदि आप समझ सके कि ऊर्जा केंद्रों अर्थात चक्रास और अलग अलग विचार रूपों के बीच एक संबंध है, जिस वजह से पशुओं के अंगों को निकाला गया। उससे आपकी धरती के लोगों की चेतना में डर का माहौल बना, जो लोगों की चेतना में चिंता या भय के क्षेत्र का प्रतीक बना। तो दोस्तों यहाँ पे रॉ बोल रहे हैं कि आप जो सोचते हैं उसका असर आपके चक्रों पर निश्चित रूप से पड़ता है। जो भी प्रोसेस हो रही थी, तो उसके कारण डर का माहौल बन गया था, और जिसका इफेक्ट हमारे कॉन्शियसनेस पे जाके पड़ रहा था, और उसके कारण चक्रों में असंतुलता आ रही थी। तो डॉन बोलते हैं, क्या आप यह कह रहे हैं कि हटाए गए थे ये हिस्सों का संबंध हमारे ग्रह के तीसरी घनत्वता वाले इंसानी रूप की सामूहिक चेतना से है, और इस डर का किसी तरह से दूसरी घनत्वता की इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा रहा था? या ठीक से पूछता हूँ, क्या विचार रूप इकाई इस अंग भंग के काम को करती है? तो डॉन ऐसा पूछते हैं कि अच्छा, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इससे इसका लेना देना है कि जब डर फैलेगा तो वह सब पे फैलेगा, और उसके कारण पूरा जो समूह है वह असंतुलित हो जाएगा। रॉ कहते हैं, आपने बाद में जो कहा वो सही है। विचार रूप इकाई का भोजन डर है। इस प्रकार वे सिंबोलॉजी के सिस्टम के अनुसार सटीक नुकसान करने में सक्षम होते हैं। दूसरी घनत्वता के अन्य इकाइयों जिनके बारे में आप बात करते हैं, उन्हें खून की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ पे विचार रूप इकाई जो बोला है वह भूत पिशाचों के बारे में बोला जा रहा है, कि यहाँ पर भूतों और पिशाचों की बात की जा रही है। और सेकेंड डेंसिटी में जो भी एनिमल्स हैं उनको ब्लड की नीड होती है। एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक करता है, और फिर जैसा कि हमें पता है, उसका जो भी भक्षण करता है या उसके भोजन के रूप में वह उसके ब्लड को भी लेता है, तो उसको नीड होती है। और यहाँ पे जो शैतानी ताकतें हैं उनको बोला गया है कि वह ओरियन समूह का ही एक हिस्सा होती है। डॉन कहते हैं, इस अन्य दूसरी घनत्वता के प्रकारों को शरीर में बने रहने के लिए खून की आवश्यकता होती है। क्या वे हमारी भौतिक घनत्वता में एस्ट्रल प्लेन में से किसी एक से आते जाते रहते हैं? तो हमारे जो भी एस्ट्रल प्लेन्स हैं, जो कि हमें 3 एस्ट्रल प्लेन बताए गए हैं, उनमें से ही कहीं से आते जाते हैं। रॉक कहते हैं कि हम कह सकते हैं ये प्राणी ओरियन समूह के ही जीव हैं। वे एस्ट्रल प्लेन्स में मौजूद नहीं है जैसा कि विचार रूपों में होता है, लेकिन वे पृथ्वी की सतह के भीतर प्रतीक्षा करते हैं। हम हमेशा की तरह आपको याद दिलाते हैं, यह हमारा विचार है कि इस प्रकार की जानकारी महत्वहीन है। तो दोस्तों यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि धरती के जो नीचे रहते हैं वह रात में निकलकर बाहर आते हैं, और इनकी जो पावर होती है वह रात में ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो आप जो है रॉ वो इनके बारे में बताना चाह रहे हैं। डॉन कहते हैं, मैं आपसे तहे दिल से सहमत हूँ, लेकिन मैं कभी कभी किसी भी चीज की जांच से पहले असमंजस में पड़ जाता हूँ कि यह मुझे बेहतर समझ की ओर ले जाएगी या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि इसका संबंध किसी तरह उन ऊर्जा केंद्रों से है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, और क्या आप इसे सुधारने के लिए इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं? जब रचयिता की रोशनी रंगों या ऊर्जा केंद्रों में अलग अलग या विभाजित होती है, तो रचयिता के साथ फिर से एक होने के लिए ऊर्जा केंद्रों को ठीक उसी तरह संतुलित होना चाहिए जैसे कि विभाजित रोशनी रचयिता से उत्पन्न हुई थी। क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पे डॉन पूछ रहे हैं कि कोई भी रोशनी जब हमारे चक्रों पर आती है और हमारा हर चक्र
अलग अलग रूप से सक्रिय होता है। कोई चक्र मोर एक्टिव होता है, कोई कम एक्टिव होता है। तो जो जो हमारे चक्र हैं, बैलेंसिंग उनकी जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार जो ऊर्जा आती है वो उसमें बराबर उस हिसाब से विभाजित हो जाती है। तो उनका कहना है कि अगर हम रचयिता की रोशनी से मिलना चाहें पुनः, तो वो जब हमारे चक्रों पे आ रही है, तो वहां से उसको होने के बाद वही संतुलित रोशनी होनी चाहिए जब वहां से वह निकल रही है, जो कि रचयिता की है, ताकि रोशनी एक हो जाए और रचयिता की ओर निकल जाए, तथा उसका उसी प्रकार से उसका हो जिस प्रकार से रचयिता की रोशनी होती है। तो रॉ कहते हैं इस सवाल का एक सरल जवाब देना लगभग असंभव होगा। हम उस केंद्रीय विचार पर ध्यान केंद्रित करके सामान्य तरीके से समझाते हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी कई बार ये बताया है कि हर ऊर्जा केंद्र को अधिकतम सक्रिय करना महत्वहीन है। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण है कि सभी ऊर्जा केंद्रों में संतुलन हो। इसके कारण का आपने सही अनुमान लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हर मतलब किसी भी चक्र को संतुलित होना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि नॉर्मल अगर किसी भी व्यक्ति की बात करें तो कोई पर्सन थोड़ा शांत होता है, कोई ज्यादा बातूनी होता है, कोई गुस्सैल होता है। तो सबका स्वभाव जिस जिस प्रकार से अलग अलग होता है, तो उसके जो भी ऊर्जा केंद्र हैं, मतलब जो भी उसके चक्रा हैं, वो उसी प्रकार से इम्बैलेंस होते हैं। तो हो सकता है कि कोई एक चक्रा उनका ज्यादा एक्टिव हो या कोई चक्रा उनका ब्लॉक हो। तो इसके कारण का आपने सही अनुमान लगाया है। इस प्रकार जो चिंतित व्यक्ति है, यदि वो अपनी विभिन्न ऊर्जाओं के अनुभव को नियमित कर ले, तो पॉजिटिव कटाई के मार्ग पर जा सकता है। इस प्रकार सबसे कमजोर व्यक्ति भी उस व्यक्ति से अधिक संतुलित है जिसके पास अत्यधिक ऊर्जा है और जो काफी सतर्कता से दूसरों की सेवा करते हैं, जिसमें उनकी इच्छा होती है कि वो उन सारे अनुभवों का इस्तेमाल करके अपना ध्यान खुद को जानने में लगाकर तेजी से आगे निकल जाए। आपके ऊपर की सभी घनत्वताओं में कम संतुलित व्यक्ति को इतना समय, स्थान और स्थान समय मिलता है जिसमें कम संतुलित इकाई खुद के अंतर के संतुलन को शुद्ध करना जारी रख सकती है। तो उनका कहना है कि एक चीज सब पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग है। तुम क्या चुनाव कर रहे हो, ये सिर्फ उस संतुलन पर निर्भर करता है कि जो आप बनाना चाहते हैं। तो यह पूरा अनुभव उस प्रकार से ही होगा जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। डॉन कहते हैं अगली घनत्वता में या चौथी घनत्वता में शारीरिक दर्द के माध्यमों का उपयोग अनुभव संबंधी संतुलन के तरीकों के रूप में किया जाता था। उनका कहना है कि जो चौथी घनत्वता है, उसमें शारीरिक दर्द के माध्यमों का उपयोग अनुभव संबंधी तरीकों के रूप में किया जाता है। इस तरह का वो प्रश्न पूछ रहे हैं। रॉ कहते हैं शारीरिक पीड़ा का उपयोग बहुत ही कम होता है। यह केवल चौथी घनत्वता के शरीर का अंत करने के लिए ही होती है। वहां शारीरिक दर्द को इतना गंभीर नहीं माना जाता कि इसका इलाज किया जाए। चौथी घनत्वता में शारीरिक जो हमारा पेन है, उसको इतना ज्यादा गंभीर रूप से नहीं माना जाता, क्योंकि यह तीसरी घनत्वता में शरीर को, फिजिकल बॉडी को ज्यादा महत्व दिया जाता है और वहीं पर ही हम थर्ड डेंसिटी में ही अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। चौथी घनत्वता में मानसिक और आध्यात्मिक दर्द के माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉ बोलते हैं कि जब हम इस डेंसिटी में आते हैं, तो तुम अपनी सोच का इस्तेमाल करके बॉडी को हील करना सीख जाओगे। कौन सी? फोर्थ डेंसिटी में। वहां लर्निंग बहुत हाई होगी और मेंटल एफर्ट लगाते हो, तो आप वहां पर तरंगों का इस्तेमाल करते हो और तरंगों का इस्तेमाल करके आप वहां पर कोई भी रचना को रच सकते हो। तो वहां पर आपकी लर्निंग जो होगी, उसके कारण आप क्रिएटर की दिशा में आगे बढ़ोगे। डॉन कहते हैं शारीरिक दर्द चौथी घनत्वता के अंत का हिस्सा क्यों है, यानी कि चौथी घनत्वता में जीवन के समाप्त होने पर दर्द होता है। रॉ कहते हैं आप इस तरह के दर्द को अत्यधिक थकान कहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेंटल बॉडी का ज्यादा यूज हो रहा है, सोच का ज्यादा यूज हो रहा है, विचारों का ज्यादा यूज हो रहा है। वहां पर सोच को जीवंत रूप में लेकर आते हैं कि जो भी सोचते हैं
मेंटल एफर्ट लगाते हैं और उस हिसाब से उस चीजों का प्लान करते हैं, तो वहां पर बॉडी फिजिकल रूप से नहीं थकती है, मेंटल रूप से थक सकती है, जिसे हम थकान कह सकते हैं। डॉन कहते हैं, क्या आप चौथी घनत्वता के स्थान, समय, जीवन में औसत जीवन काल बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि चौथी घनत्वता में जो जीवन काल है, जो लाइफ है, साइकिल है, वह कितनी होती है? रॉ कहते हैं, जैसा कि आप समय को नापते हैं, आदर्श सौहार्दपूर्ण चौथी घनत्वता में स्थान, समय, जीवन 90,000 साल का होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो जीवन काल है वो आपका 90,000 साल की हो सकती है। और यहाँ पर इस डेंसिटी में क्या होता है, आप जो दोगे और वहां पर वही आपको भी महसूस होगा जो आप दूसरों को दोगे। प्रेम देंगे तो प्रेम महसूस होगा, और अगर दर्द देंगे तो आपको दर्द भी महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू टेलीपैथी, क्योंकि वहां पर सभी लोग टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो आप दोगे वही आपको महसूस भी होगा। डॉन कहते हैं, फिर वहां समय, स्थान होता है। चौथी घनत्वता में कई जन्म होते हैं, जिसमें दो जन्मों के बीच समय स्थान का अनुभव भी होता है। तो डॉन ऐसा पूछ रहे हैं कि यानी वहां पर आपके पास पूरी एबिलिटी होगी कि आप गायब भी हो सकते हैं। मान लो वहां आपकी मृत्यु हो गई और आप वापस जन्म लेंगे, तो आपको अपना पिछला जन्म तो याद है, तो सभी कंटिन्यूटी में चल रहा है, इसमें डेटा का कोई लॉस नहीं होगा और सारी चीजें इक्वल चल रही होंगी वहां पर। ऐसा डॉन का प्रश्न है। रॉ बोलते हैं, हाँ यह सही है। डॉन, हमारे वर्षों में चौथी घनत्वता में अनुभव का चक्र कितना लंबा है? मतलब कि टोटल लाइफ कितनी होगी? रॉ कहते हैं, अनुभव का चक्र आपके वर्षों का लगभग 30 मिलियन, अर्थात 3 करोड़ है, यदि इकाइयां जल्द ही कटाई लायक होने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। इस घनत्वता में कटाई पूरी तरह से समूह की इच्छा पर निर्भर करती है। वहां आपके ग्रह जैसी बनावट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर अनंत रचयिता की बनाई हुई हर चीज बिल्कुल पारदर्शी हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं रा कि एक बार जन्म जन्म मर गए तो फिर जन्म वापस से होगा। मीन्स टोटल 1 करोड़ साल की आपकी 3 साइकिल होगी। अगर आप कटाई के लायक नहीं हो पाए तो ऐसा ही होगा, पर वहां जो भी होगा वह सब झुंड में होगा। कटाई झुंड में होगी, क्योंकि टेलीपैथिक कनेक्शन है वहां पर, तो जो भी काम होगा वह पूरा झुंड में होगा। और वहां पर अनंत रचयिता की बनाई हुई हर चीज बिल्कुल पारदर्शी है, क्योंकि वह टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि वीडियो गेम में होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बार जन्म हुआ मर गए, फिर जन्म हुआ मर गए। डॉन बोल रहे हैं कि आगे, फिर तीसरी और चौथी घनत्वता के बीच कटाई में बड़ा अंतर यह है कि तीसरी घनत्वता के अंत में व्यक्ति की कटाई व्यक्तिगत वायलेट रे के कार्य के हिसाब से होती है, लेकिन चौथी घनत्वता में यदि सबका वायलेट रे बराबर है तो पूरा समूह पांचवी घनत्वता में जाने के लिए कटाई योग्य हो जाना चाहिए। डॉन ऐसा पूछ रहे हैं कि थर्ड डेंसिटी के अंत में संतुलन की चमक उसके वॉयलेट रे में बनेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अगर सभी चक्रा बैलेंस रहेंगे तो उसकी चमक हमारे सबसे ऊपर क्राउन चक्रा के ऊपर वॉयलेट रे के रूप में दिखाई देगी। फोर्थ डेंसिटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ डेंसिटी में सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहां पर जो भी काम होगा वह संपूर्ण समूह के रूप में होगा। रॉ कहते हैं, हाँ यह सही है। हालांकि पांचवी घनत्वता में इकाइयां एक समूह या इकाई के रूप में सीखना चुन सकती हैं और इन परिस्थितियों के अंतर्गत छठी घनत्वता में जा सकती हैं, क्योंकि यह ज्ञान की घनत्वता अत्यधिक स्वतंत्र घनत्वता है, जबकि वहां करुणा का सबक उस ज्ञान की ओर ले जाता है जिसका संबंध अन्य स्वयं, अदर सेल्फ से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे रॉ बोलना चाह रहे हैं कि फोर डेंसिटी
सॉरी 5 डेंसिटी में जाकर पुनः चेंज होगा। क्या होगा? वहां पर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता हो जाएगी। अब आप ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लेवल पूरा फिजिकल ना होके अब मेंटल पर आ गया है। तो कौन पर्सन वहां अपने अपने ज्ञान का यूज कैसे करेगा आपको नहीं पता, क्योंकि सभी ही बहुत ज्यादा ज्ञानी है। तो कोई अपने ज्ञान का किसी प्रकार से यूज कर रहा है, कोई स्पेसशिप बना रहा है, कोई किसी और चीज का क्रिएशन कर रहा है। तो वहां पे आपको नहीं पता कि कौन अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा। अब आप उनके शरीर के जो फोटोन की वाइब्रेशन है वह भी समझने लगोगे, और आप एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हो और सोचने लगते हो वहां पर 5 डेंसिटी में जाकर। तो डॉन कहते हैं, तो क्या छठी घनत्वता में कटाई पूरी तरह से सिर्फ समूह की होगी, क्योंकि फिर से हम करुणा के साथ ज्ञान का उपयोग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो 6th डेंसिटी है जिसमें कि रॉ है, उसमें डॉन पूछ रहे हैं कि क्या आपकी घनत्वता में भी कटाई जो होती है वह पूरी झुंड में होती है, झुंड में होगी। रॉ कहते हैं यह बिल्कुल सही है, क्योंकि रॉ झुंड में ही काम करते हैं। अगर किसी भी चैनलिंग भी हो रही है या वह हमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह अकेले सरवाइव नहीं करते हैं, वह झुंड में ही आते हैं, और वैसे भी टेलीपैथिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उनका सभी काम समूह में ही होता है। डॉन कहते हैं, हम जानते हैं कि चौथी घनत्वता के स्थान समय में जिस शरीर का इस्तेमाल होता है, मैं मान रहा हूँ कि ये बिल्कुल हमारी तीसरी घनत्वता के शरीर के समान है जिसका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यह सही है? डॉन पूछ रहे हैं कि क्या हमारे जैसे शरीर होते हैं 4 डेंसिटी में भी? रो कहते हैं, जिस रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता है वो समान नहीं है, हालांकि बाहरी रूप से दिखने में समान हो सकती है। तो रो का कहना है कि देखो, जो फोटोन यूज होंगे ना वहां पर, वो अलग अलग वाइब्रेशन के होंगे, उनकी कंपन्नता जो होगी वह अलग होगी, और उनकी एनर्जी हाई होती जाएगी। जब एनर्जी हाई होगी, बहुत हाई वाइब्रेशन पे वह वाइब्रेट करेंगे, तो शरीर चमकदार होगा और हल्का होगा। वहाँ सुंदरता और चमक बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज तेजी से कांप अगर रही है तो शरीर निश्चित रूप से हल्के होंगे और चमकीले हो जाएंगे। जैसे कि हम अगर उनको छुएं तो हमें वहां पर वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है, ऐसा रॉ का कहना है। डॉन कहते हैं, क्या चौथी घनत्वता में भोजन करना आवश्यक है? रो कहते हैं, हाँ, यह सही है। तो दोस्तों, इस सत्र को हम अभी यहीं विराम देते हैं। और जिस प्रकार से रॉ कहते हैं कि हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा में, शांति, सुख और समृद्धि की ऊर्जा में, विश्व कल्याण की ऊर्जा में छोड़े चलते हैं। आदने मेरे दोस्तों, आदने। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति
जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.